चलो अब जरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर लेते रिवाइज, ठीक है। कार्बन, बेसिकली कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। टेट्रावैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। इसमें वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4। इट मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, सॉरी 6 होता है, आई एम सॉरी, टेट्रावैलेंट होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और बुला लेगा, ठीक है। इसलिए टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है एक ही बार में। इसके साथ फायदेमंद वाली बात क्या है, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, मतलब ये कैसे भी स्टेबल हो जाता है, दोनों साइड ये स्टेबल है, ठीक है। जनरली ये जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स क्यों है धरती पे, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब जैसे जनरली क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रह सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रह सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मिलकर के O3 के फॉर्म में रह सकते हैं। लेकिन अगर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि O60 कि 60 ऑक्सीजन एक साथ मिलकर रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कार्बन के साथ हम कह सकते हैं, कार्बन जो है वो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। ये खुद के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, जितने मन चाहे उतने, और एग्जिस्ट भी करता है ये, ठीक है। इसलिए इतने सारे कंपाउंड से कार्बन के, ठीक है। चलो कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं सर, जो फिजिकल फॉर्म दिखने में अलग अलग है लेकिन है बेसिकली वो एक ही चीज़। जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरेंस, कोल, कोके, सारे कार्बन से बने हुए हैं, दिखने में अलग हो सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस इनके अलग अलग है, ठीक है। इनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हो गए सर, डायमंड, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपके एनसीईआरटी में भी है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का अच्छा यहीं पे थोड़ा सा मे भी शायद आगे दे रखा होगा, ग्रेफाइट हाँ है, ठीक है ठीक है, चलो आगे देखो। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्यूलरेंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूलरेंस विद द फॉर्मूला C60, ठीक है। इसको बक्की बॉस बोलते हैं, याद रखने वाली बात क्या है, बकमिंस्टर फ्यूलरेंस C60 को कहते हैं और इसको प्यार से बक्की बॉल्स भी कहते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और बकमिंस्टर फ्यूलरेंस एक एलोट्रॉप है कार्बन का, बस। चलो हमें पढ़ना है डायमंड के बारे में। देखो डायमंड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 4, 4 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। हैंस कार्बन फॉर्म्स जाइंट मॉलिक्यूल एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर, दैट इज वाई डायमंड इज वेरी हार्ड। अब सिर्फ कार्बन ही इसमें होता है और सारे के सारे बहुत ही एक क्या बोलेंगे इसको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। तो इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड बनते हैं, जैसे कि स्पेशली हम डायमंड में देखते हैं, डायमंड इज ए नॉन मेटल, याद रखना। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने देखा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। इसमें क्या है, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो चारों इलेक्ट्रॉन अगर किसी और से वो शेयर कर ले रहा है चारों इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। डायमंड हम देखा था एक्सेप्शन में था, मेटल नॉन मेटल में डायमंड शाइनी एंड लस्टरस होता है, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी है, बट हाँ ये होता है। यूज़ क्या है इसका, ज्वेलरी में, एब्रेसिव बनाने में, आई सर्जरी में, ड्रिलिंग में, याद कर लेना इस चीज़ को। ग्रेफाइट की बात करते हैं। देखो ग्रेफाइट, सारे के सारे एटम, एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं पहले। यहाँ देखो, ये कार्बन 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया है इसने, ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन 1 2 3, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अगर ये और ये मान लो बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। जनरली कार्बन क्या होता है, कार्बन का अगर मैं लिखता हूँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो वो कैसा होगा, वो ऐसा हो जाएगा। इसके साथ उसने एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ एक और कार्बन के साथ बना लिया, इसके साथ एक और कार्बन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ईच एटम इज बॉन्डेड विद 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर। और ये हेक्सागोनल रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, वैसे ही एक और स्ट्रक्चर इसके नीचे रहता है,
वैसे ही सेम स्ट्रक्चर इसके नीचे रहेगा, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर इसके नीचे रहेगा। मतलब ये एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, ऐसे लेयर बाय लेयर ये अरेंज होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं ये इस लेयर्स के फॉर्म में होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री में घूम रहा है, इसकी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और ये नॉन लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस साइन ही नहीं होता ये। अब यूजेस क्या है इसका, इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। एनोड और कैथोड जो आप देखते हो एक्सपेरिमेंट्स में वो ग्रेफाइट का बना होता है। बैटरी वगैरह में, शेल वगैरह में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट में यूज़ होता है, पेंसिल में यूज़ होता है, ये सब यूजेस है इसके, याद रखने। अभी हमने देख लिया सर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, आपने बहुत बता दिया। क्या होता है ये सर, जब हमने इससे पहले एक वर्ड आपने सुना था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये खाली हो गया, स्टेबल हो गया, इसके पास 8 हो गए, स्टेबल हो गया, दोनों ने मिलकर बना लिया NaCl। इनके बीच में जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन के देने से, ठीक है, उसको हम लोगों ने कह दिया था आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहते हैं, ये कहते हैं देखो भाई साहब आपस में मिल बांट लेते हैं, मिली जुली सरकार, ठीक है। अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच 2 एटम्स शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसने कहा यार मुझे 8 होना है, मैं कैसे हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। इसने बोला फिर मेरे पास तो 6 बच जाएंगे। इसने बोला एक काम करो, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको मैं भी यूज़ करूँगा, मैं भी यूज़ करूँगा। हम इससे जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बन गया इससे, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, शेयर करके जो बॉन्ड बनता है, ठीक है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर सिंगल, अगर एक पेयर ऑफ, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ देखो पेयर मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पेयर अगर शेयर हो रहा है, इट मीन्स वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन से, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर है मतलब 2 पेयर यूज़ में आ रहे होंगे, ये और ये। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 3। फिर सर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक काम करते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके क्यों ना 4-4 बॉन्ड बना ले। सर इससे अच्छा तो कुछ बॉन्ड ही नहीं बनेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अभी हम लोग देखते हैं। स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक रस्सी से किसी को बांध के रखोगे, एक रस्सी से अगर किसी को बांध के रखोगे वो थोड़ा सा हल्का होगा, 2 रस्सी से बांधोगे ज़्यादा ताकतवर होगा, 3 से बांधोगे और ताकतवर होगा। फिर मन में आता होगा कि सर 4 से बांध दो, देखते हैं, रुक जाओ। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जनरली यही होता है। हाँ कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस अलग चीज़ होती है, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, पर हाँ ये बात को याद रखना है, यही चीज़ होता है, यही होता है हमारा, ऐसे ही सीरियल चलता है। अब देख लो उसका आंसर क्या है, जो मैं आपको कह रहा था कि 2 कार्बन 4-4 बॉन्ड से क्यों नहीं बन सकते। 2 एटम्स कैन नॉट फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच अदर ड्यू टू एक्सेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, पर इतना समझ लो बस कि 2 कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड अगर बना लेंगे तो ये इतना स्ट्रांग है कि वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा पास लेकर के आ जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन भी तो है, वो प्लस प्लस रिपेल करने लगेंगे एक दूसरे को। एक पहले कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है और वो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका जो प्रोटॉन है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब बेसिकली ये एक्सेस ओवरलैपिंग जो होती है, 11th का कॉन्सेप्ट है, एक्सेस ओवरलैपिंग की वजह से ये दूर हो जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू एक्सेस ओवरलैपिंग द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम्स केम टू क्लोज टू ईच अदर दैट दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, ठीक है। न्यूक्लियस पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे तो एक दूसरे को दूर भागेंगे कि चला जा, वैसा वाला काम हो जाएगा, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया मैंने, C2H6, यानी कि 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। जब भी आप कार्बन के बारे में लिखोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड बनाओगे जनरली, ठीक है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड इन्होंने बना लिया है, एक बॉन्ड इसने बना लिया, एक बॉन्ड इसने बना लिया, मतलब ये 3 और बना सकता है, ये 3 और बना सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ये 4 ही बना सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। CO2 में इस तरीके से होता है, हालांकि प्रॉपर नहीं है लेकिन ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट है भैया, स्टेबल है। ऑक्सीजन को जरा देख ले, इस ऑक्सीजन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल। मतलब कार्बन और दोनों ऑक्सीजन तीनों के तीनों स्टेबल है, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करेगा, CO2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। देखो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, मतलब समझ लो
कार्बन के दो ब्रांचेज होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बन इतना कार्बन की कह रहा हूँ सॉरी, केमिस्ट्री के दो ब्रांचेज होते हैं। अब कार्बन इतना ज़्यादा एलिमेंट्स ये फॉर्म कर देता है, कंपाउंड्स फॉर्म कर देता है बेसिकली, इसकी वजह से डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया। एक में भैया हम बाकी सबको मिला के पढ़ लेंगे, एक में अलग से हम कार्बन को पढ़ लेंगे, ठीक। तो जिसमें हम इसको पढ़ लेते हैं वो हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, कंपाउंड्स विच आर ईदर हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, वो सारे के सारे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हाइड्रोकार्बन्स मतलब मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक। क्या क्या आपको पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। अल्कोहल पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन्स पढ़ना है, हेलो अल्केन्स पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, सिर्फ ओनली, मतलब कोई ऑक्सीजन वगैरह उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के होते हैं, सॉरी दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से अगर कोई भी दो कार्बन जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल से ज़्यादा होंगे। क्या क्या हो सकते हैं सर? या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। सॉरी। अब इनको फिर नाम दिया गया कि सर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अनसैचुरेटेड में तो दो दो है, क्या दोनों को अनसैचुरेटेड कहते चलेंगे हमेशा? कोई और तरीका नहीं है जिनको हम पहचान सके। पहचानने का तरीका क्या, इन्होंने नाम दे दिया। नाम क्या दे दिया? अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको कह देंगे कि वो अल्केन है, ठीक है। दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो अल्केन है, दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो अल्कीन है, दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो अल्काइन है, ठीक। पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को आप देख लेते हो। लेकिन सर अगर कोई फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो लिख दिया है C2H4, सर इस फॉर्मूले में मुझे बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो पहचानने का क्या तरीका होगा? पहचानने का तरीका है जनरल फार्मूला। बनाना है, अभी बना के भी आप देखते हो, लेकिन आप ये भी समझो फिलहाल कि जनरल फार्मूला से कैसे समझेंगे। तो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम्स के बीच में। फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2। n क्या है? जितने कार्बन आप रखने चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर मान लो मैं पता करना चाहता हूँ कि चार कार्बन में क्या क्या होगा, तो 2n की जगह पर रख दो 4 + 2, ये हो जाएगा 4 2 = 8 + 2 यानी कि C4H10, C4H10, ठीक है। चार कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा? C4H10। अल्केन अल्किन अल्काइन पहचानने का बहुत आसान तरीका भी होता है, वो इस सबको समझाने के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 6 कार्बन का अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर अगर 6 कार्बन के अल्केन का मैं फॉर्मूला देखूंगा तो मैं n की जगह पे लिख दूंगा 6, ये हो जाएगा C6H14। ये 6 कार्बन का अल्केन है। अल्केन होने का मतलब क्या हुआ? सारे कार्बन्स के बीच में, 6 कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, बस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जनरल फार्मूला क्या है अल्केन का? CnH2n+2। मतलब क्या है? जितने कार्बन होंगे उसका डबल करेंगे आप हाइड्रोजन और उसमें 2 ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 4 कार्बन है यानी कि C4, 4 का डबल 8, 8 में 2 ऐड कर दो, 8 में 2 ऐड कर दो यानी कि C4H10, बस। अल्केन निकालने के लिए क्या करना है? जितने कार्बन है उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि C8 डबल से 2 ज़्यादा, डबल हो जाएगा 16, 16 से 2 ज़्यादा 18, ख़त्म। अगर मैं बोलूँ कि C10 डबल कितना है सर? डबल हो जाएगा इसका 20, 20 से 2 ज़्यादा 22, ख़त्म, ठीक है। ये अल्केन हो गया। अब बात करते हैं अल्कीन या फिर अल्काइन का। देखोगे अल्कीन क्या है? सिंपल सी बात है सर, जब दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हो, दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े। क्या सर सारे? क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या सर ये सारे डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे? नहीं नहीं, सारे कैसे जुड़ जाएंगे? वरना देखो ये तो हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, तो कंप्लीट हो गया, 4 बॉन्ड ये बना लिया, ये भी 4 बॉन्ड बना लिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर एक भी उस पूरे के पूरे चेन में अगर एक भी कोई डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो अल्कीन हो जाएगा, भले बाकी सारे क्यों ना सिंगल ही बॉन्ड हो। ये मत कहना कि सर देखो डबल बॉन्ड एक ही था, मैंने देखा उसमें, और सिंगल बॉन्ड 7-8 थे तो मैंने सोचा अल्कीन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन है, ठीक है।
और ये डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं जनरल फार्मूला की, पहचानने का तरीका। हमने अल्केन में क्या देखा सर, CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन का फार्मूला क्या है, CnH2n, वो +2 हटा दो बस, वो +2 हटा दो बस, ये निकल गया अल्कीन का। अल्काइन का क्या है सर, माइनस कर दो, 2 माइनस करो, आप देख रहे हो सब में से 2 माइनस होता जा रहा है। CnH2n+2, +2 में से 2 माइनस हुआ, सिर्फ 2n बच गया। 2n में से 2 माइनस हुआ, 2n-2 हो गया। देख रहे हो आप, ये माइनस होते चला जा रहा है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। अल्केन निकालने के लिए कार्बन का डबल करके 2 जोड़ दो, अल्कीन निकालने के लिए कार्बन का डबल कर दो, अल्काइन निकालने के लिए कार्बन का डबल करके 2 माइनस कर दो, ठीक। अल्कीन निकालना है कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन, अल्काइन निकालना है कार्बन का डबल करो, 2 का डबल 4, 4 में से 2 माइनस कर दो। अगर मान लो मैं निकालता C4 का, C4, 4 का डबल 8, 8 में से 2 माइनस कर दो 6, H6 खत्म। C4H6 अल्काइन है 4 कार्बन का, ठीक। अब सर इनका नामकरण भी तो करना होगा। नामकरण कैसे करते हैं, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, तो नामकरण कैसे करते हैं वो ये रहा। अगर 1 कार्बन है तो हम यूज़ करते हैं मीथ, 2 कार्बन है तो यूज़ करते हैं ईथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। 11 और 12 आपके सिलेबस में है नहीं, वरना आप अनडेक, डू डेक ऐसे आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो वो छोड़ दो, उसको है ही नहीं सिलेबस में। पर याद रखना बस, 11 को कह देंगे अनडेक और 12 को डू डेक, आगे भी हो जाएंगे, पर इतना बस थे, उस ध्यान में रखना। अब मान लो सर 2 कार्बन का है तो ईथ होगा, ठीक है। सर ये मैंने 2 कार्बन बना दिया, 2 कार्बन, एक मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, एक मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, एक मैंने ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया। ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सैचुरेटेड है और ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड है, ठीक। चलो, अब सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन हो गया, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन हो गया और ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन हो गया। इनके अलावा क्या जोड़ते हैं सर, हाइड्रोकार्बन है ना, या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब जितने बच गए उन सब जगहों पे हाइड्रोजन लगा दो। ये क्या हुआ सर, 2 C है, C2 है, और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H6, ठीक। ये 2 कार्बन का क्या बना, सिंगल बॉन्ड वाला है ना, तो ये 2 कार्बन का क्या बना, अल्केन, 2 कार्बन का अल्केन बना, 2 कार्बन का अल्केन बना। तो प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे ईथ और एंड में लगा देंगे एन। 2 कार्बन के लिए ईथ, अल्केन है तो एन, यानी कि इसका नाम हो गया ईथ एन, इथेन, ठीक। बहुत सिंपल। यहाँ देखो ये 2 कार्बन का है, मतलब 2 बॉन्ड इसने बना लिए हैं इस कार्बन ने, अब और 2 बॉन्ड बना सकता है, और 2 बॉन्ड बना सकता है। ये क्या हुआ सर, C2H कितने हैं, 1 2 3 4, H4। ये सर 2 ही कार्बन का अल्कीन है, अल्कीन के लिए हम ईन लगाएंगे, यानी कि ईथ प्लस ईन, ये बन गया इथीन। 3 कार्बन है सर, तो एक हाइड्रोजन ही बचेगा ना सर। इसका फॉर्मूला क्या हुआ सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हो गया C2H2, दैट इज ईथ, 2 कार्बन के लिए ईथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इथाइन, ये बन गया इथाइन। ऐसे हम नामकरण करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये नामकरण हो गया इतना, ठीक है, कि हम हर एक के लिए ये यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, एंड देन अगर वो अल्केन हुआ तो एन लगा देंगे, अल्कीन हुआ ईन लगा देंगे, अल्काइन हुआ आइन लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बीच में है, हमें पता कैसे चलेगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जैसे 7 है, सॉरी 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि हेक्स डबल बॉन्ड है, अल्कीन है यानी कि ईन, हेक्सीन हो गया ये, चलो ठीक है, ये हेक्सीन हो गया। लेकिन हेक्सीन में डबल बॉन्ड है कहाँ पे, अगर उसकी प्लेसमेंट की बात होगी तो हमको नंबर्स लिखने होते हैं, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे हम लोग, हम काउंट करते हैं। काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना होता है। सर ये तो सिंपल सा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब कार्बन की कहाँ तक चेन बन रही है, ठीक। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई।
1 2 3 4 5 6 लगातार 6 कार्बन है, तो ये कार्बन चेन हो गई। अब किधर से जोड़े सर? 1 2 3 4 5 6, या फिर इधर से 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर बहुत सिंपल है, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। पहले कार्बन में नहीं है, दूसरे कार्बन, हाँ सर दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इधर से अगर मैं काउंट करता हूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन सर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नज़दीक वाला कौन सा जुड़ा हुआ है सर? ये वाला, तो मैं इधर से काउंट करूँगा। ठीक है, अब इधर से काउंट करते वक्त कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड? सर सेकंड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बस मैं लिख दूंगा कि सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था हेक्स का, ठीक है, और सेकंड वाले पे ईन यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ईन हम क्यों लिखते हैं? अल्कीन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेक्स टू ईन। ठीक है, कि भैया ये एक हेक्सेन था लेकिन सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए वो हेक्स टू ईन हो गया। ठीक है, याद रखना है हमेशा कि हैव टू मार्क द प्लेसमेंट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये 2 लगाना ज़रूरी है, सिर्फ इसको हेक्सीन लिख के मत आना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 7 कार्बन का एक चेन है, 1 2 3, यहाँ से इधर से जाते समय थर्ड कार्बन पे मेरे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से आते समय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे मिलेगा। तो नज़दीक इधर से हुआ सर, इधर से हुआ, तो मैं इधर से काउंट करना चालू करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, सर हेप्ट। ठीक है, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, खत्म, हेप्ट 3 इन, खत्म। अब इसके अलावा एक और चीज़ आता है, हमने देखा था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब उसके अलावा एक और चीज़ आता है अल्काइल। अल्काइल क्या होता है? जैसे मान लो एक कार्बन चेन है, गलती से एक कार्बन मान लो यहाँ आ गया। अब देखो मैं इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर बनाऊंगा तो 1 1 2 3 4 5 ये बनेगा। क्या इसके अलावा कुछ और बन सकता है? जैसे कि 1 2 3 4, नहीं सर तो 4 का ही बना, ऊपर वाला तो 5 का बन जा रहा था। क्या कोई और बन सकता है? नहीं सर, ऊपर वाला ही बनेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लेकिन इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यानी कि 1 2 3 4 5, इन पाँचों कार्बन में ये वाला कार्बन जो था, ये वाला, ये तो आया ही नहीं सर, लेकिन ये भी तो कार्बन ही है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल। अगर एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो मीथ, और अल्काइल है इसलिए इसका आइल लगता है। ठीक है, अगर एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो मिथाइल कहेंगे इसको हम लोग। ठीक है, 2 कार्बन एक्स्ट्रा होगा तो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक और कार्बन हो गया, 2 कार्बन एक्स्ट्रा होगा तो इथाइल कहेंगे। अब आप कहोगे सर बाकी हाइड्रोजन क्यों नहीं बना रहे हो? देखो हाइड्रोजन बना लेना यार, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लगे हुए थे तो एक ही बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये वाले कार्बन भी 1 2 शेयर करेगा, 1 2 3 शेयर करेगा। ठीक है, ये सारे हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलो ज़रा देख लेते हैं। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को, जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा भी कार्बन लगा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, टहनियाँ निकली हुई बेसिकली। इसमें करते क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं, जो कार्बन आउटसाइड द चेन है उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगर एक कार्बन बाहर है तो मिथाइल कह लेंगे, 2 होगा बाहर तो इथाइल कह लेंगे, 3 होगा प्रोपाइल कह लेंगे, 4 होगा ब्यूटाइल कह लेंगे। ठीक है, गिव नंबर टू द चेन इन सच अ वे दैट द अल्काइल ग्रुप रिसीव स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड जब हमें पता करना था या नंबर लिखना था तो हम उधर से इसको काउंट कर रहे थे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ जा रहा है। अल्काइल ग्रुप में भी जब हम नामकरण करेंगे इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम इसमें देंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो, जैसे कि ये हो गया, अगर यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ देखो इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आता है, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आता है, तो मैं इधर से काउंट करूँगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप में भी ऐसे ही करेंगे। और नाम जो है अल्काइल ग्रुप का, वो क्या लिखा है यहाँ पे? राइट नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप बिफोर द नेम ऑफ मेन चेन। इस मेन चेन से पहले इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3, 3 का ये मेन चेन बन गया। सेकंड वाले पे निकला हुआ है एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप, यानी कि मिथाइल निकला हुआ है। कौन से पे? सेकंड पे। तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, यानी कि सेकंड प्लेस पे मिथाइल है। किसके सेकंड प्लेस पे मिथाइल है? एक प्रोपेन के, एक प्रोपेन, ये देखो सिंगल बॉन्ड वाले हैं सारे के सारे, 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन हो गया, एक प्रोपेन के सेकंड प्लेस पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, 2 मिथाइल यानी कि सेकंड प्लेस पे मिथाइल है, किसके? एक प्रोपेन के। खत्म बात।
यहाँ देख लो 6 कार्बन का चेन है, तीसरे नंबर पे मिथाइल बाहर है, यानी कि 3 मिथाइल, यानी कि थर्ड नंबर पे भैया मिथाइल है। किसके? हेक्सेन के। एक हेक्सेन के तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, ये बता रहा है ये चीज़। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ देखो। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाला बात क्या है, कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन इधर से काउंट नहीं कर सकते, ये 2 के 2 दिख रहे हैं हमें साफ साफ। अब मान लो ये ना भी हो, मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है ना, 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे ना बनाऊँ, अगर मैं ऐसे बना लूँ 1 2 3 4, अभी भी तो 4 का ही बन रहा है ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, मैं इसको भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कह सकता हूँ, इसको भी कह सकता हूँ, इसको भी कह सकता हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हर जगह से नेम सेम ही निकल करके आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें नहीं, आगे चल के नेम बदल जाएंगे, पर अभी देख लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करना है। अब समझोगे जरा, यहाँ पर क्या हुआ है, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल नीचे, 2 मिथाइल है। ठीक है, 2 के लिए या तो डाई या फिर बाई यूज़ करते हैं, आप डाई यूज़ करना। ठीक, अब देखो क्या हुआ, 2 बार आपको बताना है, दोनों मिथाइल्स की आपको प्लेसमेंट बतानी है कि भैया सेकंड पे ही और दूसरा वाला भी सेकंड पे ही 2 मिथाइल लगे हुए हैं। किसमें? एक ब्यूटेन के कार्बन चेन में, एक ब्यूटेन के कार्बन चेन में 2 मिथाइल लगे हुए हैं सेकंड वाले कार्बन पे ही। ठीक है, अगर मान लो ऐसा रहता, अगर मान लो एक चीज़ ऐसा रहता, फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, अब यहाँ पर क्या नाम होता सर, मैं इधर से काउंट करूँ या इधर से काउंट करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इधर से काउंट करूँगा, एक सेकंड पे है, एक थर्ड पे है, इधर से काउंट करूँगा, फिर एक सेकंड पे, एक थर्ड पे, कहीं से काउंट कर लेता हूँ। मैं इधर से काउंट करके देख लेता हूँ ये क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एक सेकंड कार्बन पे, एक थर्ड कार्बन पे, यानी कि 2 3 क्या है दोनों पे, दोनों मिथाइल ही है सर। इट मीन्स 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, मेन कार्बन चेन कौन सा है सर, मेन कार्बन चेन ये रहा, कितने का है, 4 का है, तो ब्यूट, क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं सर सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एन लगा दो। इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से हम नामकरण करते हैं। अब आगे देखो, दूसरा ग्रुप है अल्कोहल। अब जब इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने जान लिया कि नामकरण कैसे करना होता है, यूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उसके बाद हम बस जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं। देखो अल्कोहल, अल्कोहल मतलब क्या है, कार्बन के साथ OH लगा होगा, कार्बन के साथ OH लगा होगा कहीं पे भी, तो हम कहेंगे कि वो अल्कोहल है। और अगर OH लगा हुआ होगा तो हम सफिक्स में ओल लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर इथेन के साथ, जैसे मान लो जो जनरली क्या इथेन, इथेन क्या होता है सर, ये इथेन हो गया। अगर इथेन के एंड में कहीं पे ऐसा OH ये जुड़ गया, इथेन के साथ OH जुड़ गया, H की जगह पे OH आ गया है, ये बन गया इथेन और प्लस ओल, यानी कि इथेनॉल। ठीक है, इथेन प्लस ओल इथेनॉल। यहाँ पे देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यानी कि ब्यूट है, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ब्यूटेन होता है ये, लेकिन एंड में OH लग गया है तो ब्यूटेन प्लस ओल ब्यूटेनॉल। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लेसमेंट देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लेसमेंट का खेल है। क्या है सर, ये 4 कार्बन था, लेकिन जो OH है वो सेकंड वाले के साथ लगा हुआ है, इट मीन्स ये 2 ब्यूटेनॉल है या फिर ब्यूटेन 2 ओल, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा प्रेफर करना ये वाला। ठीक है, कि एक सर एक ब्यूटेन था जिसमें सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ओल लगा हुआ है, ब्यूटेन 2 ओल। ठीक, बढ़िया। अब आते हैं हेलो अल्केन्स। अब हेलो अल्केन्स में इतना तो मालूम है कि सर सिर्फ अल्केन के बारे में बात होगा, अल्कीन अल्काइन के बारे में बात नहीं होगा। हेलो क्या है सर उसमें, हेलोजन। हेलोजन्स किसे कहते हैं सर, जिनके ऊपर -1 का पावर है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इनको हम हेलोजन कहते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, और इनको X से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल X से। इनका ये जब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलते हैं जब, तो इनके लिए हम सफिक्स नहीं प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हेलो, यानी कि ये नॉर्मली क्या होता है, इथेन हो जाता है 2 कार्बन का, लेकिन इसमें अगर Cl जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो इथेन। क्लोरीन की जगह पे क्लोरो, ब्रोमीन की जगह पे ब्रोमो, आयोडीन की जगह पे आयोडो, और फ्लोरीन की जगह पे फ्लोरो। ठीक है, तो ये इथेन होता, लेकिन हम प्रीफिक्स के रूप में हेलो लिखेंगे, हेलो मतलब क्लोरीन का क्लोरो लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोरो इथेन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 है, यानी कि सर गड़बड़ हो गया है, इसको भूल जाएंगे, यहाँ पे ब्यूटेन होना चाहिए था, पर समझ लोगे।
सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो सर 4 का है ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, प्रोपेन नहीं होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, एल्डिहाइड की अगर हम बात कर लें, कार्बन के साथ H और OH दोनों लगे होंगे। अब यहाँ देखो, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड तो पहले से ऑक्यूपाई हो गए, मतलब कार्बन एक ही बॉन्ड बना पाएगा। मतलब ये पक्का है कि ये जो पूरा CHO है ये कार्बन के एंड में ही लगेगा, बीच में लगने का इसमें चांस ही नहीं है। ठीक है, ये हमेशा एंड में ही लगेगा। तो यहाँ पर देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चारों सिंगल बॉन्ड से है तो ब्यूटेन होते, लेकिन CHO लगा हुआ है तो ये अल लगाएगा अपने साथ। एल्डिहाइड जो है वो अपने साथ अल लगाता है, दैट इज ब्यूटेनल। ठीक है, 2 कार्बन है, इथेन होते, लेकिन आखिरी वाले कार्बन में HO लगा हुआ है। ठीक है, बाकियों में क्या होता था, COH लगा था, इसमें COH है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये डिफरेंस है, ये अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहचानने का तरीका क्या है, उसमें अलग से दिया होगा, उसमें अलग से दिया होगा कि C2H5OH, इसमें कैसे दिया होगा CH3CHO। दोनों अगर आप देखोगे तो ये इथेनॉल है, ये इथेनल है। पहचानने का तरीका CHO लिखा होगा, इस बात को ध्यान में रखोगे। CHO नहीं लिखा होगा तो दिखेगा एंड में ऐसे दिखा रखा होगा कि कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो ये ब्यूटेनल, इथेनल। कीटोन, कीटोन को देखोगे ज़रा, कीटोन में क्या हो रहा है कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में O है, मतलब इतना भी हम जान सकते हैं कि सर अब ये किसी के एंड में नहीं होगा, बीच में ही होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे अगर O है तो मतलब 2 बॉन्ड और बनाएगा ये। ठीक है, सर एंड में क्यों नहीं होगा सर, 2 बॉन्ड है ना, एक पे हाइड्रोजन लग जाएगा। नहीं, अगर गलती से भी एक पे हाइड्रोजन लग गया फिर तो ये एल्डिहाइड बन गया ना, ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा गलती से भी, अगर इस यहाँ पे H लग गया तो दोनों के दोनों कार्बन ही होने चाहिए। ठीक है, तभी ये कीटोन कहलाएगा। कीटोन आया है तो सफिक्स लगता है, एंड में हम ओन लगा देंगे, जैसे कि 3 कार्बन का ये प्रोपेन बन जाता, पर बीच वाले पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये प्रोपेनोन हो जाएगा, या फिर सेकंड कार्बन पे लगा है तो प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा, या फिर हम इसको 2 प्रोपेनोन कह देंगे। यहाँ पे देखो, हम इधर से काउंट नहीं करेंगे, क्यों सर, जहाँ पे सबसे नज़दीक होगा उधर से काउंट करेंगे। तो इस सेकंड कार्बन पे यहाँ से, इधर से अगर इधर से काउंट करेंगे तो 4th कार्बन पे आ जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड कार्बन पे ओन लगा हुआ है, एक्चुअली में ये होता पेंट, तो ये जनरली हम पेंटेनॉन कह देंगे, पर पेंटेन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है तो 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, या फिर 2 पेंटेनॉन, जो भी ठीक लगता है कह देना। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप लोगों को, आप लोग ये वाला लिख करके आएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यानी कि C के साथ डबल OH लगा होता है, C के साथ डबल OH लगा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सफिक्स ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए हम ओइक एसिड लगा, जैसे कि 3 कार्बन का ये प्रोपेन होता, पर डबल OH लगा हुआ है तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, 5 कार्बन है इसमें, 5 कार्बन का ये पेंटेन होता, पर COOH लगा हुआ है तो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड लगाते चलेंगे। साइक्लोहाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन्स साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, मतलब कहीं से एंड नहीं, कहीं से स्टार्ट नहीं, कहीं से एंड नहीं, उसको हम कह देते हैं साइक्लो। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। 4 कार्बन अगर साइक्लिक नहीं होते तो हम ब्यूटेन कह देते हैं, पर साइक्लिक है तो हम कह देंगे साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4 5 6। अब सर ये साइक्लो है तो या तो ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, कहीं से पता ही नहीं है, तो हम ये कैसे लिखेंगे कि ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। तो साइक्लोहाइड्रोकार्बन में यही आपके लिए छुटकारा है कि आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जगह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप लिख देते हो सर ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का डबल बॉन्ड है, यानी कि हेक्सीन होगा। ले, स्पेलिंग गलत लिख दिया है, हेक्सीन होगा। ठीक है, अब अगर ये हेक्सीन है लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है ना, तो साइक्लोहेक्सीन। 4 कार्बन है, ब्यूटीन क्यों लिखा है, ब्यूटाइन होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ब्यूटाइन हो जाएगा, साइक्लो के फॉर्म में है तो साइक्लो ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। बेंजीन एक अलग से आपको पढ़ना नहीं, बस नाम जान लो बस। बेंजीन कहते हैं हम C6H6 को, जिसमें हर कार्बन के बीच में, अल्टरनेट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब प्लेसमेंट कुछ निर्धारित नहीं है, हम डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं,
कोई भी दिक्कत नहीं है। याद क्या रखना है बस, बेंजीन को C6H6 कहते हैं। इसका IUPAC नेम होता है, देखो पहला बात साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन हम इसके दो नाम रख सकते हैं, साइक्लोहेक्स फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे ट्राईइन, तीन तीन डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। या फिर हम इसको एक और नाम दे सकते हैं कि साइक्लोहेक्स 2,4,6 ट्राईइन, दोनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हो। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अदरवाइज बेंजीन जो होता है वो C6H6 होता है। आइसोमर क्या होता है सर? आइसोमर वो होते हैं जिनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे कि C4H10 हो गया, C4H10 को मैं H से भी लिख सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन, 4 है। अल्केन है, इट मीन्स कार्बन का डबल करके 2 जोड़ दो, 4 का डबल किया 8, 8 + 2 10, ठीक है, तो बिल्कुल सही है सर। लेकिन मैं C4H10 ये भी तो है, जो एक बार काउंट करो जरा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C4 डन हो गया सर। 3, 3, 6, 3, 9 एंड 1 10, ये भी सर C4H10 ही है। लेकिन नाम देखो, ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और ये बेसिकली इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 3 का। सेकंड वाले पे मिथाइल लगा हुआ है, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन है ये। तो हुआ क्या सर, सेम केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला और ये केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये कहलाएंगे आइसोमर ऑफ C4H10, ठीक है। आइसोमर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ब्यूटेन से ही स्टार्ट होते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों देख लिए। पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, वो देख लेते हैं जरा। पेंटेन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो एकदम सीधा पेंटेन, या फिर एक कार्बन हटा के यहाँ लगा दिया। अब तुम भी होगे सर कार्बन हटा के यहाँ कैसे लगा दिया? देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हमने किया क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ भेज दिया और इसको हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। बस इतना से याद रखना है, यहाँ के हाइड्रोजन को हम इस वाले कार्बन में जोड़ देंगे और ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ था उसको यहाँ ला करके जोड़ देंगे। ये हो गया ये वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 का बना, सेकंड वाले पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 का बना और सेकंड वाले पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यानी कि 2 सेकंड वाले पोजीशन पे ही 2 मिथाइल है और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रॉप 3 का बन रहा है, 2 डाईमिथाइल प्रोपीन। अगला टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है सर? वो सीरीज जिनके बीच में CH2 का गैप हो। जैसे यहाँ देखो CH4 C2H6, एक कार्बन बढ़ा, एक कार्बन बढ़ा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक एक कार्बन बढ़ा, लेकिन हाइड्रोजन देखो 4 से 6 हो गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, इतने का ऐड हो गया। यहाँ से यहाँ देखो एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, CH2 का गैप है। यहाँ पे नीचे भी देखो, ये अल्कोहल भले अल्कोहल सीरीज का है, लेकिन अगर आप देखो तो एक कार्बन था, 2 कार्बन हुआ, एक कार्बन बढ़ा, 3 कार्बन था, 5 कार्बन हुआ, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, कुछ नहीं बढ़ा, यानी CH2 का इंक्रीज हो गया। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें CH2 इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये एक होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। क्यों? फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे सेम है ना। फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। अब ये सारे के सारे अल्कोहल ही है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन डिफरेंट कार्बन के क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इनका साइज अलग होगा, इनका मास अलग होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं ना, ठीक है। दे फॉलो सेम जनरल फार्मूला। ऑब्वियसली बात है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो इनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा। जैसे सारे के सारे अल्केन ही होंगे, इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अल्कीन बना दोगे, सारे के सारे सेम ही चलते जाएंगे, CnH2n। और CH2 का मास कितना होगा, कार्बन का मास हो जाएगा 12, H2 हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 14U के मास का गैप रहेगा। इसके और इसके बीच में 14U के मास का गैप रहेगा, इसके और इसके बीच में 14U का गैप रहेगा, इसके बीच में 14U का गैप रहेगा, इसके बीच में 14U का गैप रहेगा, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज़ होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं होमोलोगस सीरीज़ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जरा बात करते हैं। कंबशन आप लोग जानते हो, फर्स्ट चैप्टर में भी था, ठीक है। किसी भी अगर मैं हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूँ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी अल्केन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो बेसिकली, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाओगे तो CO2, H2 और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ब्लू फ्लेम देते हैं, नॉन शूटी फ्लेम देते हैं, मतलब उससे काला काला धब्बा नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हीट देंगे, लाइट कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कार्बन परसेंटेज बहुत कम रहती है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स। अगर अल्केन को जलाओगे, जैसे कि अल्केन था, ये जब जला तो उसने जो फ्लेम बना होगा जलते समय वो ब्लू कलर का फ्लेम होगा, जैसे कि आपके एलपीजी गैस में होता है, ठीक है। नॉन शूटी मतलब वो काला काला ऊपर धब्बा नहीं छोड़ता। कभी आपने देखा है, अगर आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने के नीचे जो है, बर्तन के नीचे काला काला लगता नहीं है, लेकिन अगर आप चूल्हे में खाना बनाते हो तो नीचे वो लगता है ब्लैक कलर का। क्यों? क्योंकि वो ब्लू कलर का फ्लेम में होता है ना। ब्लू कलर का फ्लेम का मतलब होता है कंप्लीट कंबशन। ये इसमें जो कंबसन हो रहा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, मतलब जितने भी कार्बन पार्टिकल्स है वो जल रहे हैं, सारे के सारे वो ख़त्म हो जा रहे हैं, इसलिए वो ब्लू कलर का फ्लेम बना रहा है, ठीक है। नॉन शूटी ब्लैक कलर की कोटिंग नहीं छोड़ रहा है, ज़्यादा हीट निकालता है, लाइट कम देता है, ठीक है, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा निकालता है, ठीक है। इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है, मतलब कार्बन जो काला काला जो धब्बा बन जाता है ना बर्तन के नीचे, वो बहुत कम बनता है। लेकिन वही अगर अनसैचुरेटेड रहे वो, तो येलो कलर का फ्लेम निकालेगा, जो चूल्हे में बनता है वो शूटी फ्लेम निकालता है, वो काले काले कार्बन्स निकालेगा, ठीक है। इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, बर्तन पे लगेगा, दिखाई देगा, ठीक है। लाइट तो बहुत सारी निकालेगा, लेकिन हीट बहुत कम करेगा, तो खाना पकने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है, दो कार्बन थे इस तरीके से, इन्होंने कहा ये बॉन्ड हटाओ यहाँ से, एक और मैं हाइड्रोजन जोड़ लेता हूँ, एक और मैं हाइड्रोजन जोड़ लेता हूँ। बॉन्ड हटा सकते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसे हटाएगा? इसीलिए ये सिर्फ अनसैचुरेटेड के लिए है। डबल वाले सिंगल में आ सकते हैं, ट्रिपल वाले डबल में, एंड देन फिर सिंगल में आ सकते हैं। जैसे कि किसी इथेन में अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड कैसे करना होता है, किसी अल्कीन को अल्केन में बनाने के लिए हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कोबाल्ट और प्लेटिनम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। किसी भी अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकल, कोबाल्ट एंड प्लेटिनम, ठीक। अगला क्या है? अगर किसी में हमें ब्रोमीन या फिर कोई भी हेलोजन जोड़ना होता है तो हम फिर सेम यही काम करते हैं, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम के प्रेजेंस में हम उस हेलोजन से रिएक्ट करवा देते हैं और वह हेलोजन जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन में से अब यहाँ से अगर ये बॉन्ड हटा तो एक बॉन्ड बनाने को ये भी तैयार है, एक बॉन्ड बनाने को ये भी तैयार है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये CH3, ये भी CH3, ये बन गया। यहाँ पे क्या था, ये जब बॉन्ड हटा एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो गया, एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो गया, दो ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन यहाँ चला गया, एक ब्रोमीन यहाँ चला गया, हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तीन वालों में देखो क्या है, अगर इसमें हाइड्रोजनेशन करेंगे हम, क्या होगा, एक बॉन्ड हटा, एक इसके पास एक इसके पास फ्री हो गया, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया। अब अभी देखो, अभी भी बीच में दो डबल बॉन्ड अभी भी बचे हुए हैं, इसके पास CH2 हो गया, इसके पास भी क्या हो गया, CH2 हो गया, ठीक। अब फर्दर अगर और हम कर देंगे तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कह देते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे होते हैं हाइड्रोजन का ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसको हम लोग हाइड्रोजनेशन कह देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, ऑयल टू घी बनाने में काम आता है इसका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में काम आता है, क्योंकि जो जनरली जो ब्रोमीन होता है वो ब्राउन कलर का होता है। अगर अनसैचुरेटेड से मिक्स किया तो कलरलेस हो जाता है, सैचुरेटेड से मिक्स किया तो सेम ब्राउन कलर का ही रह जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्राउन टेस्ट, सॉरी ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जनरली ये वाटर ब्राउन कलर का होता है, अनसैचुरेटेड से रिएक्ट करके कलरलेस हो जाता है, सैचुरेटेड से रिएक्ट करके सेम ही रह जाता है ब्राउन कलर का। तो इससे मालूम चल जाता है कि जो बनने वाली चीज़ है वो सैचुरेटेड है, मतलब जिसमें आप मिक्स करते हो उसका मालूम चल जाता है कि वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, ठीक है। चलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठ जाएगा, ठीक है। यूवी रेज के प्रेजेंस में अगर हम मीथेन में क्लोरीन मिलाते हैं तो एक हाइड्रोजन को हटा देगा, CH3 हो जाएगा, एक बॉन्ड कार्बन का खाली हो जाएगा, वहाँ जाकर ये खुद जुड़ जाएगा, तो CH3Cl बना देगा। फर्दर और कर देंगे, एक और हाइड्रोजन निकालेगा, एक और क्लोरीन जाके बैठ जाएगा, और करेंगे एक और हाइड्रोजन निकालेगा, एक और क्लोरीन बैठ जाएगा। अब वो फॉर्म जिसमें एक हाइड्रोजन बचे और तीन तीन क्लोरीन हो जाए उसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। याद रखना, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CHCl3। याद रखना, क्लोरोफॉर्म जिसको सुंघा के बेहोश कर देते हैं, ठीक है। अब एक और बार अगर मैं क्लोरीन ऐड करूं यूवी रेज के प्रेजेंस में तो CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और साथ में HCl बनता ही बनता है, क्योंकि देखो क्या हुआ, ये था
CH4, इसमें जब मैंने Cl2 मिलाया, ठीक है, Cl2 का मतलब क्या हुआ, देखो फिर से Cl2 का मतलब क्या हुआ, 2 Cl, एक Cl को लेकर के चला जाएगा, HCl बना लेगा, और ये वाला वो जो खाली जगह हुआ उस हाइड्रोजन का वहाँ जा कर के बैठ जाएगा, यानी कि CH3Cl, और ये जो HCl था वो अलग निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही हर बार HCl निकलता है, हर बार इसमें HCl निकल रहा है, इस बात को ध्यान रखोगे। तो अगर क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप यूज़ करते हो यूवी रेज का क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपका बाई प्रोडक्ट बनता है HCl, ठीक है। अब अलग चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, एक इथेनॉल के बारे में और एक इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से बना देता हूँ वीडियो। इथेनॉल जो होता है, इथाइल अल्कोहल, उसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, पर इतना भी एसिडिक नहीं होता है कि लिटमस पेपर पर शो करे, ठीक है। C2H5OH, अगर OH नहीं होता तो ये इथेन हो जाता, OH लगा हुआ है इसलिए ये इथेनॉल है, ठीक है। जनरल कलर इसका कलरलेस है, प्लीजेंट से स्मेल होता है, अच्छा स्मेल है, बर्निंग टेस्ट, अगर आप पीते हो तो थोड़ा सा जलता है, ठीक है। वाटर में सॉल्यूबल होता है, किसी भी अमाउंट में आप मिला लो उसका। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। इससे आपको एक बात और याद आया, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का बाय फर्मेंटेशन आपने लाइफ प्रोसेस में देखा होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज सेल के अंदर आता है तो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो पायरोवेट जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। तो इथेनॉल H2O एंड ATP का प्रोडक्शन करता था, फर्मेंटेशन होता था ईस्ट में, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब अगर मैं अल्कोहल या किसी भी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेसिकली कोई एसिड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी अल्कोहल में अगर KLMnO4 या फिर K2Cr2O7 अगर मिलाया जाए तो उससे जो आउटपुट मिलता है वो मुझे एसिड मिलता है। जैसे इथेनॉल में अगर मैंने KMnO4 मिलाया तो बेसिकली मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया और क्या बन गया, मुझे मिला इथेनोइक एसिड, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, नाम नहीं है, पानी निकाल देना है। पानी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, ये H2O यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कितना H बचेगा, एक ही H बचेगा, 3H और 1H यानी कि 4H बचेंगे। तो C2 और 3H और 1H C2H4 बना देंगे। C2H4 मतलब इथीन बन जाएगा। तो अगर अल्कोहल में से वाटर निकालना होगा हमें, तो हम H2SO4 कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं एट 443 केल्विन, ठीक है। तो बनता क्या है, इथीन बनता है एंड H2O वाटर रिलीज होता है, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। अल्कोहल के रिएक्शन अगर सोडियम के साथ करेंगे तो आपको सोडियम इथेनोएट मिलेगा। O के साथ अगर Na लगा हो, अगर आपके सामने CH3 CH2ONA ऐसा लिखा है, इट मीन्स ये है सोडियम इथेनोएट। क्या है ये, सोडियम इथेनोएट, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ में H2 गैस रिलीज होता है। कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अल्कोहल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 गैस पानी H2O बनाता है एंड हीट एंड लाइट को रिलीज़ करता है। यूजेस क्या होते हैं इथेनॉल के, एक गुड सॉल्वेंट होता है, ठीक। इन मेडिसिन इसका यूज़ किया जाता है टॉनिक वगैरह में, कप सिरप वगैरह में, एंटीसेप्टिक बनाने में काम आता है, परफ्यूम्स बनाने में काम आता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो आप जानते ही हैं सब कोई, ठीक है। लेकिन अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए डीनेचर्ड किया जाता है इसको बाय एडिंग CuSO4। इथेनॉल में CuSO4 मिलाया जाता है, उसको डीनेचर किया जाता है ताकि वो जले कम। मतलब बेसिकली देखो क्या जले कम इन द सेंस, इथेनॉल जो होता है वो जनरली बहुत मीठा होता है, ठीक है। उसको डीनेचर्ड किया जाता है ताकि लोग कहीं ज़्यादा ना पी ले, ठीक है। उसके लिए उसको डीनेचर्ड करना पड़ता है। उसके बाद इथेनॉल के बाद इथेनोइक एसिड के बारे में जान लेते हैं। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्मेल कैसा होता है, बहुत ही गंदा पंजेंट स्मेल होता है इसका, ठीक है। केमिकल फार्मूला CH3COOH। बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस। उसका कितना था, 78 डिग्री सेल्सियस। कितना था उसका, 78 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है, 118 डिग्री सेल्सियस। शार टेस्ट है इसका, थोड़ा खट्टा है। एसिड है, ऑब्वियस सी बात है तो खट्टा ही होगा। कलरलेस है, ये भी पानी के जैसा ही है। वाटर सॉल्यूबल है, पानी में घुल सकता है। एस्टरीफिकेशन इससे होता है। देखो जब भी हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अगर मैं इथेनॉल को
इथेनोइक एसिड से मिलाऊंगा, अगर मैं इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से मिलाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मुझे इथाइल इथेनोएट मिलेगा। इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, रट जाना कि CH3COOC2H5, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कहते हैं इथाइल इथेनोएट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला बन करके निकला इथाइल इथेनोएट, ये है ईस्टर, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर ईस्टर बनाता है और H2O गैस रिलीज करता है। ठीक है, और सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा सर? सोडियम इथेनोएट तो बनना तय है। साथ में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? सोडियम इथेनोएट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, H2 निकल जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? सेम प्रोडक्ट निकलेगा सर, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 निकल जाएगा। चलो अब जरा बात करते हैं सोपिनिफिकेशन। देखो, जब भी आप ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो तो सोप के मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ईस्टर है, ईस्टर को जब मैंने NaOH मिलाया उसमें तो वो सोप बना, सोडियम इथेनोएट बना। सोडियम इथेनोएट मतलब एग्जैक्ट सोप आप इसको नहीं कहोगे, क्योंकि सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ये लॉन्ग चेन होता है, पर ये उसका शॉर्ट चेन हो गया। ठीक है, तो ईस्टर में जब भी आप NaOH मिलाओगे आपको सोडियम इथेनोएट मिलेगा, जो कि एक सोप की तरह ही काम करता है। सोप होता नहीं, सोप की तरह ही काम करता है। ठीक है, लेकिन मतलब आप इतना समझ सकते हो कि सोप का टुकड़ा मान लो बहुत छोटा सा है। ठीक है, ये कार्बन चेन बस 2 का है। एक्चुअल में जो सोप होते हैं उनके लॉन्ग कार्बन चेन होते हैं, कार्बन 15, कार्बन 17 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सोप कैसे बना सर? आपने ईस्टर को बेस से मिला दिया, दैट इज उसका आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो क्या बन गया? आपको सोप बन गया एंड देन आपका अल्कोहल निकल गया। ठीक है, अब जो ये बना ये चीज़ जो बेसिकली ये जो सोप कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो एसिड है इथेनोइक एसिड जो है, इसको अगर मैं NaOH से मिलाता हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है? सोप और H2O मिलता है। 2 चीज़ ध्यान रखेंगे। ईस्टर को क्यों कह रहा हूँ मैं इसको ईस्टर बार बार? यहाँ देखो, ईस्टरिफिकेशन में हमारे पास क्या बना था? CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। ये जो ईस्टर है, बेस के साथ मिलाने पे सोप बनता है, अल्कोहल निकलता है। एसिड को बेस के साथ मिलाने पे सोप बनता है, वाटर निकलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सोप और सोप और डिटर्जेंट को जरा देख लेते हैं क्या होता है। सोप लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड होता है, जिसमें सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में है। ठीक है, ये लॉन्ग चेन है, C15 है, C17 है, कार्बन के भैया इतने लंबे लंबे चेन हो जाएंगे ये। अब आगे गिनते चले जाना। ठीक, उनमें हाइड्रोजन लगा होगा और एंड वाले कार्बन में ऐसे लगा होगा, COONA लगा होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है सोडियम पैल्मिटेट। याद रखना, ये नाम बहुत ज़रूरी है। सोप का नाम है सोडियम पैल्मिटेट या फिर दूसरा सोडियम स्टीयरेट। ठीक, ये 2 नाम आपको याद रखने होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, हर एक जहाँ पे भी ये टर्न ले रहा है ये कार्बन है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये 11वां कार्बन है, ये 11वां कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये 11 का मैंने चेन बना रखा है, पर देख लोगे, समझोगे ज़रा। इस तरीके का होता है सोप का स्ट्रक्चर। इसमें है कि ये एक लॉन्ग कार्बन चेन है जिसके एंड में COO- और इसके साथ आकर Na+ जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? ये एक फैटी एसिड है। ये जो इसका हेड है, इसके हेड को, ये इसका जो हेड है वो पोलर पार्ट है। पोलर का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक है, इसको पानी पसंद है। लेकिन ये जो टेल वाला पोर्शन है ना, ये फैटी एसिड है बेसिकली, ये कार्बन से सारे के सारे, ये नॉन पोलर होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनको पानी नहीं पसंद आता है। ठीक है, अच्छा, नॉन पोलर का मतलब क्या है? इनमें चार्ज नहीं है। ऑब्वियस बात है, इस पर जानबूझ करके ये दिखाने के लिए कि भैया चार्ज किसके पास है, हमने COONA को COO- और Na+ लिखा जाता है बहुत बार, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे चार्ज है। इससे पहले जो C15H31 है, ये सारे के सारे स्टेबल है बेचारे, तो ये पूरा का पूरा स्टेबल है, ये नॉन पोलर है, इनमें कोई चार्जेस नहीं है। तो ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है, पानी इनको नहीं चाहिए होता। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जिसमें चार्ज है, ये पोलर पार्ट है इसका, जिसमें चार्ज है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसको पानी चाहिए होता है। इसीलिए जब आप साबुन को मिलाते हो तो वो स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है। इसका जो ये पार्ट होता है, पोलर पार्ट होता है, वो पानी के अंदर रहता है, अंदर की तरफ मुँह करके रहता है, और
ये वाला जो पार्ट है, जो फैटी एसिड का चेन है, ये बेसिकली पानी के बाहर है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, इसको पानी से डर लगता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी अगर जैसे ही कुछ गंदगी मिली पानी के अंदर, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, जैसे ही गंदगी मिली, ये जो सोप का ये वाला हिस्सा है, इसको तो पानी चाहिए तो कहीं भी रह लेगा पानी में, लेकिन ये जो टेल वाला हिस्सा है ना, जिसको पानी से डर लगता है, वो इससे जाके चिपक जाएगा पानी से बचने के लिए, वो इसके पास जाके चिपक जाएगा। जितने भी इसके अगल बगल सोप होंगे, जहाँ भी जगह दिखेगा उनको पानी के अंदर, वो वहाँ जाके चिपक जाएंगे। तो जितने भी डस्ट होते हैं, डर्ट हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, जितने भी रहते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है इसका, नॉन पोलर जो पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से डरेगा। तो ये पानी से बचने के लिए उससे जाके चिपक जाएगा कि भैया पानी से बचा लो, ठीक। इससे होगा क्या, उस डर्ट के अराउंड में इतने सारे सोप के मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे कि वो एक मिसल का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। मिसल का फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर एक धब्बा टाइप बना लेंगे जो फटाफट निकल जाएगा उससे। वो जो डर्ट था वो चिपका हुआ था, मान लो शर्ट के फाइबर से ऐसे चिपका हुआ था, उसके अगल बगल जाके इन्होंने बना लिया पूरा का पूरा एक मिसल फॉर्मेशन कर लिया, और ये मिसल फॉर्मेशन पानी के झटके से या फिर किसी तरीके से निकल जाता है, ठीक है। मिसल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है कब, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मिसल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, इस बात को बस ध्यान रखें। रिलेशन क्या है मिसल फॉर्मेशन और टेम्परेचर में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मिसल का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी मिसल बनना चालू होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए गर्म पानी में कपड़े धोने पे कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, क्यों, क्योंकि सोप के जो मॉलिक्यूल्स है वो जाकर के इससे जल्दी चिपक जाते हैं, तो जल्दी साफ हो जाता है, ठीक। और एक बार अगर मिसल फॉर्मेशन हो गया तो आप मैकेनिकल जर्क, यानी कि हाथ से एकदम धोबी की तरह एक फटका मारो, सारा चीज़ बाहर हो जाता है गंदगी, ठीक है। चलो, लेकिन सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते, हार्ड वाटर में स्कम बना लेते हैं। तो हार्ड वाटर होता क्या है सर, बेसिकली हार्ड वाटर वो वाटर जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट पाए जाते हैं, वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या काम करता है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं सर, ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होते हैं, जिनमें अमोनियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड में अमोनियम के सॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इट कैन शो क्लीनिंग एक्शन बोथ इन हार्ड वाटर एंड इन सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में सफाई करने के लिए कौन अच्छा होता है, डिटर्जेंट। इसीलिए साबुन जो है वो जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हम लोग कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का ही यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हार्ड वाटर भी, अगर उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट भी अवेलेबल है, मतलब बेसिकली खारा पानी टाइप में, ठीक है, तब भी ये काम करेगा। तो हार्ड वाटर कौन होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये बहुत बार ये भी पूछा गया है, हार्ड वाटर कैसे पता चलता है सर, हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर में कौन काम करेगा क्लींजिंग एजेंट की तरह, सर वो काम करेगा हमारा डिटर्जेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सर अमोनियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग फैटी एसिड, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हैविंग अमोनियम सॉल्ट्स एंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब फिर सर हम नहा क्यों लेते हैं उससे, अगर डिटर्जेंट इतना ही अच्छा है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है, तो हम क्यों नहीं नहा लेते हैं उससे, क्योंकि वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्श हो जाएगा, ठीक है। हार्ड टू स्किन, या हमारे स्किन को मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देगा, हमारा स्किन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, जो डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो डिग्रेड नहीं होंगे, वो सड़ेंगे गलेंगे नहीं, वो वैसे ही मौजूद रहेंगे अर्थ पे हमारे, मतलब पानी अगर एक बार उन्होंने गंदा कर दिया तो गंदा हो ही गया, ठीक है। तो हार्ड वाटर को जनरली सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये अलग से मैंने पॉइंट लिख दिया था, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें सोप मिला देते हैं। अगर हार्ड वाटर में अगर आप सोप मिला दोगे तो वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, और कुछ इसमें है नहीं, बस।